नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट दिस the date at the date of the amendment application, plaintiff's remedy against the local authority was time barred. Now this is the next twist. Now plaintiff came to know, oh, the company is the wrong party in this case, but now if I as a plaintiff make that local authority, now my case is time barred. So in this case amendment was refused. Got it or not? This is, had the agreement been pleaded earlier, the plaintiff could have filed a suit even against the local authority. अगर ये स्टैंड पहले से ही कंपनी ने लिया होता कि दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द लोकल अथॉरिटी एंड एज पर दिस एग्रीमेंट द ड्यूटी टू मेंटेनेंस वाज विद द लोकल अथॉरिटी, देयरफॉर इट शुड हैव बीन मेड ए पार्टी, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। नाउ तो द पॉइंट टू बी मेड आउट इज दिस, इन बात को ध्यान रखिए आप लोग। केस का नाम याद क्या रहेगा? स्टीवर्ट वर्सेस नॉर्थ मेट्रोपॉलिटन क्राइमवेज। टोटली if the leave amendment is to be for totally different, new and inconsistent case or changes the fundamental character of the suit or defense, the such amendment shall be refused. कर लेंगे आप लोग। केस का नाम भूल जाना। Again, see another example for this in his next case, where the case of the plaintiff throughout was that suit property was non-ancestral. Case of the plaintiff was what? That suit property was non-ancestral. It means acquired. Ancestral property नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं है। डे वन से एक केस में जो प्लेंटिफ महोदय हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉन एंसेस्ट्रल है, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। एन इशू एज टू द कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी वाज फ्रेम्ड। नाउ केस मूव्ड फॉरवर्ड, इशू फ्रेम हो गया कि भाई इसका चरित्र कैसा है, प्रॉपर्टी या कैरेक्टर क्या, एंसेस्ट्रल है और नॉन एंसेस्ट्रल है। एविडेंस लेड, एविडेंस भी आ गया, एंड फाइंडिंग वाज रिकॉर्डेड दैट द प्रॉपर्टी वाज नॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंड कोर्ट गेव आल्सो फाइंडिंग दैट दिस इज ए नॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्लीडिंग थी एज पर द प्लीडिंग, कोर्ट आल्सो डिसाइड कि नो ही प्लेंटिफ इज राइट, दिस इज नॉन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सही है। द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट एलिजिंग दैट प्रॉपर्टी वाज एंसेस्ट्रल कैन नॉट बी अलाउड एट द अपीलेट स्टेज। मैटर वेंट टू अपील। नाउ प्लेंटिफ सेड नो, दिस इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
कि भाई तो पूरे उसमें जो केस लड़ते रहे हम इसका, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि इट इज ए नोन एंसेस्टर, हाउ कैन यू चेंज? टोटली डाइवर्जेंट आप चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप इसमें। पहले आपने ड्यूरिंग ट्रायल व्हाट वाज योर स्टैंड एज ए प्लेंटिफ, इट इज नोन एंसेस्टर प्रॉपर्टी। नाउ एट द अपीलेट स्टेज व्हाट यू आर सेइंग, नो इट इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो ये एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट, टोटली डिफरेंट केस में डाउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच केसेस शैल नॉट बी अलाउड, सच अमेंडमेंट शैल नॉट बी अलाउड। एंड इन्हीं बातों से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, और आप क्या कहोगे, हाँ कुछ पढ़ा तो था, सुना तो था, क्या था वो, भगवान जी, हनुमान जी, दिस दैट। ऐसा मत करना। लीव टू अमेंड विल बी रिफ्यूज कब? where the effect of the proposed amendment is to take away from the other side a legal right accrued in his favor. If a legal right has accrued in opposite party, you cannot take away that right by the amendment. इसको समझिए क्या मतलब है कि अगर एक अधिकार अपोजिट पार्टी में निहित हो चुका है, लीगल राइट एक्रूड इन हिज फेवर, हिंदी समझ रहे हो ना? तो ये लीगल राइट एक्रूड इन हिज फेवर मीन्स एक अधिकार अगर दूसरे को मिल चुका है तो आप वो अधिकार इनडायरेक्टली उससे ले नहीं सकते अमेंडमेंट के द्वारा। वेयर द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट आप प्रपोज कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट आप लाना चाहते हैं, है ना, उसका इफेक्ट क्या है? टू टेक अवे द एक्रूड राइट, जो निहित अधिकार है उसको इफेक्ट अगर आपको अमेंडमेंट अलाउड कर दिया गया तो that party will be devoid of that right which have accrued in his favor. If this amendment which you are proposing, if this right is allowed, the effect of such amendment will be what? The right already accrued to the opposite party will be taken away. And if it is the position, amendment shall be refused. Amendment application shall be refused. समझे आपने? इसको उदाहरण देख लीजिए कैसे। As a general rule, say this. See, to understand this, please go to the case of Weldon versus Neep. English case Weldon versus Neep. What? In that case, A filed a suit against B for damages for slander. Slander means defamation. A filed a suit against B. A ने B के विरुद्ध एक वाद दायर किया। किस लिए किया? क्योंकि उसने कुछ उसको अपमानजनक शब्द कहे। Slander means verbal defamation. ठीक है? Now A thereafter applied for leave to amend the plaint by adding fresh claims in respect of assault and false imprisonment. पहले क्या केस लाया? Damages for slander. A सपोज कीजिए A is मैडम लक्ष्मी and B is मैडम परिधि। A ने कहा, लक्ष्मी मैडम ने कहा कि मैडम परिधि ने मेरी डिफेमेशन की है, मेरी बेइज्जती की है, मुझे इनसे कंपनसेशन दिलाया जाए। ठीक है? दिस वाज द इनिशियल सूट बाय ए अगेंस्ट बी। नाउ सब्सिक्वेंटली नो 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 नो, आई वांट टू अमेंड माय प्लेंट नाउ। नो व्हाट इज द ग्रीवेंस? नो, शी असॉल्टेड मी एंड फॉल्सली इम्प्रिजन्ड मी। पहले क्या था? पहले बेइज्जती थी, अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेरी पिटाई की थी और मुझे मेरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया था। मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ बाद में। तो नाउ ए देयर आफ्टर अप्लाइड फॉर लीव टू अमेंड द प्लेंट बाय एडिंग फ्रेश क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ असॉल्ट एंड। तो अर्लियर आपका क्लेम केवल यहां तक था, डैमेजेस फॉर इसके, अब 2 सेकंड चला आए आप असॉल्ट और इसके लिए भी लेकर आ गए आप लोग। समझ में आता है आपको? नाउ देखिए है क्या, एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन दोज क्लेम्स वर बार्ड बाय लिमिटेशन। समझिए बात आपको। देखिए क्या, अब पहले आपने क्लेम में असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट लेकर नहीं आए, अब हो गए लेट बिकॉज योर क्लेम इज नाउ टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का मतलब है इट राइट हैज बीन एक्रूड इन द डिफेंडेंट। नाउ डिफेंडेंट के फेवर में राइट मिल गया कि अब तो मेरे खिलाफ सूट ला नहीं सकते इनके लिए। समझ रहे हैं बात? ये अगर आपको असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए सूट लाना था तो विद इन लिमिटेशन पीरियड लाना चाहिए था। लिमिटेशन पीरियड लैप्स हो गया, एक्सपायर हो गया, तो राइट किसको मिल गया? अपोजिट पार्टी को। राइट क्या हुआ कि अब तुम मेरे खिलाफ
डैमेजेस का सूट नहीं ला सकते, दिस इज माई राइट, यू हैव लॉस्ट द रिमेडी, योर राइट हैज बिकम इम्परफेक्ट नाउ। समझ में आता है बात को, ये है ना। नाउ बाय वे ऑफ अमेंडमेंट indirectly you cannot bring these cases against the ego. This is what, because the law is what this is, it was this, where it takes away from a party a right accrued to him by lapse of time, such kind of amendment shall not be allowed, it shall be refused. कर लेंगे आपने, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। So in this case amendment was refused. Why? Since the effect of it would be to take away from B the legal right, the defense under the law of limitation, limitation का जो उसका डिफेंस हो सकता था वो खत्म हो जाएगा उसका। Now next, when the application is not made in good faith, it can be refused. Next point, subsequent events. How far the subsequent events are important with reference to the amendment application? This is what, see देखिए, question is this, whether on the basis of subsequent events, subsequent event मतलब कि which happened after the filing of the pleadings, नहीं समझे। Plaint has been filed, written statement has been filed, thereafter some event happened which is termed here as subsequent event, and on the basis of that event now the party seeks amendment. So what is the law in that regard? That as a general rule every litigation must be determined on the basis of facts existed on the date of filing of the suit. Suit must be determined on the basis of facts which existed when on the date of filing of the suit. जिस दिन सूट फाइल किया गया, जिस दिन दावा लाया गया, जिस दिन केस को संस्थापित किया गया कोर्ट के अंदर, इंस्टीट्यूटेड किया गया, ठीक है, उस दिन जो फैक्चुअल मैट्रिक्स थी, उस समय जो फैक्ट्स थे, तथ्यात्मक इतिहास था, उसके आधार पर केस को लड़ा जाएगा, उसका निर्णय होगा। दिस इज द जनरल रूल, ये एक सामान्य नियम है, सही है। व्हाट इज जनरल रूल? कि विद दिस केस शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। लेकिन हाउएवर कोर्ट में टेक इनटू अकाउंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स in order to shorten litigation, preserve, protect and safeguard rights of both the parties and to subserve the ends of justice। ये थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज पढ़ दी मैंने आपके लिए, समझा देता हूँ क्या है क्या मामला। दिस इज, आप लोग ऐसे पढ़िए, आप लोग देखिए, इसको समझिएगा। देखिए मैं पूरी सीपीसी की बात करता हूँ आपको, और एक थोड़ा सा फनी वाक्य सुनाता हूँ आपको। एक जज साहब हैं, मेरे मित्र हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसी बात चल रही थी कि मैंने कहा सर आप बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, आपको इतनी फाइल वगैरह डिसाइड करनी पड़ती है, सिविल केसेस बहुत टेक्निकल होते हैं। कह रहे मैं कुछ नहीं करता। मैं कहता हूँ वकील साहब से सर आर्ग्यूमेंट सुनाओ आप, और मैं सिर्फ ऐसे बैठा होता हूँ, उनको ये लगता है कि मैं उन्हें सुन रहा हूँ जबकि मैं सो रहा होता हूँ। फिर वकील साहब आप सुनाओ, और फिर कहते नहीं वकील साहब और सुनाओ, वकील साहब और सुनाओ, मन में कुछ रहना नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा बहुत आर्गुमेंट सुनने के, सुनता कुछ नहीं हूँ मैं। लास्ट में मैं इसके कहता हूँ कि न्याय हित में मैं डिसीजन दे देता हूँ। जो कुछ उनके आर्गुमेंट से मतलब नहीं है, कैसे दूंगा? न्याय हित में ये कहा जाता है, ये निर्णित किया जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो सीपीसी में मैं जो थीम आपको समझाना चाह रहा हूँ, ultimately any application, any order, any decree is passed in the interest of justice, whatever the law says, whatever are the rules, regulations, but just because of section 151 न्याय हित में कहा जाता है। हर बात को आप जस्टिफाई न्याय हित में कर सकते हैं, बाकी अपीलेट कोर्ट देखेगी, है ना। सो दिस इज कि आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो कोर्ट में, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाए, तो डोंट फॉरगेट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज ट्रिक फॉर यू। एंड व्हाट इज दिस?
See this was the general rule. Every litigation must be determined on the basis of facts existed on the date of filing of the suit. ये एक सामान्य नियम है कि भैया जिस समय आप कोर्ट में आए उससे पहले या उस समय तक जो हालात थे उसके हिसाब से केस लड़ना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, कुछ ऐसे हालात हुए हैं जिसकी वजह से अब अमेंडमेंट जरूरी हो गया है, तो रूल तो परमिट करता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो टू सबसर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हितों का ध्यान रखने लिए अगर ये भी जरूरी है तो ये भी कर सकते हैं। टू शॉर्टन लिटिगेशन, कि लिटिगेशन जैसे छोटी होती कम होती हो, ऐसा होता हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड राइट्स ऑफ बोथ द पार्टीज, अगर इस अमेंडमेंट से दोनों ही पार्टीज के हित अगर सदते हों तो कोर्ट इज नॉट स्टिक टू ए रूल कि नहीं नियम ये है ऐसे चलेंगे। अल्टीमेट व्हाट मैटर्स, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट डजंट मैटर, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल। नियम की कठोरता से पालन इंपॉर्टेंट नहीं है, न्याय हित का सदना ज्यादा जरूरी है। शुद्ध हिंदी आपके लिए सही है, हो गया। तो दिस इज व्हाट कि जनरल रूल के को हम लोग थोड़ा डेविएट कर सकते हैं टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। सही है, गुड गुड। नाउ merit not to be considered, again very good point. Merit not to be considered, whether an application for amendment should or should not be allowed, the court should not go into the correctness or falsity of the case in the amendment. This is correctness or falsity of the this is। इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। करेक्टनेस और फॉल्सिटी ऑफ द केस इन द अमेंडमेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अप्रोचेस द कोर्ट फॉर सीकिंग सम अमेंडमेंट इन हिज प्लीडिंग, प्लेंट और डिफेंड और रिटन स्टेटमेंट। नाउ कोर्ट ये नहीं देखेगी कि जो अमेंडमेंट में जो बात कह रहा है ये बाकी बातें प्रूव भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, वेदर दिस अमेंडमेंट इज नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल कंट्रोवर्सी, एंड सेकेंडली सेकेंड पार्टी को प्रेजुडिस होगा या नहीं होगा। अब ये जो भाई साहब अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं ये इस बात को बाद में साबित भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट विल नॉट गो इनटू द करेक्टनेस और फॉल्सिटी ऑफ द केस इन द अमेंडमेंट। समझ में आता है आपको? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। बढ़े आगे। एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज merits of the amendment are not to be judged at the stage of allowing prayer of amendment. True, false, partly correct. Answer is true. Merits of amendment are not to be judged at the stage of allowing prayer of amendment. Amendment की prayer को allow करते समय आप अमेंडमेंट की मेरिट्स पे नहीं जाएंगे, आप एक बात पे जाएंगे बस, अमेंडमेंट अलाउड करने से डिफरेंट कैरेक्टर तो नहीं हो रहा, कि उसका अपोजिट पार्टी को प्रेजुडिस तो नहीं हो रहा, तब तो अलाउड मत कीजिए आप। लेकिन ये एविडेंस के बेस पे देखा जाएगा कि वट एवर हैज बीन सेड इन अमेंडमेंट वाज करेक्ट और फॉल्स और नॉट। दिस इज कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज व्हाट, हु मे अप्लाई, हु कैन अप्लाई फॉर द अमेंडमेंट, plaintiff or the defendant. And again, if there are one or more plaintiff defendant, any one of them or all of them may apply for the, this is the question for your prelims as well. Now I am coming to second, who may grant amendment, again question for prelims. Ordinarily it is a trial court, but appellate court, revisional court, even Supreme Court may grant the amendment. There is no bar. Trial court, appellate court, revisional court, even the Supreme Court can allow this. कर लेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन प्लेम्स, कैन अपीलेट कोर्ट अलाउ अमेंडमेंट? आंसर इज यस। नोटिस टू अपोजिट पार्टी, सी व्हेन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज मेड, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द अदर पार्टी। सपोज plaintiff is demanding some kind of amendment, then notice should be given to the defendant कि see plaintiff wants to amend his pleading now. If defendant wants to amend, then notice should be given to the
plaintiff कर लेंगे. And if it is not, then the grant of amendment will be, see, an order granting amendment without hearing the opposite party is not legal and valid. It shall not be not legal. It means it should be invalid. Other party should be given opportunity for way. But you will have to see amendment. If the amendment is purely formal or technical in nature, then non-issuance of notice is not material. ये बात समझ में आ रही नहीं बताइए? If the amendment is purely formal or technical in nature, it means it does not go touch the merits of the case. मेरिट में फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल फॉर्मेलिटीज के रूप में थोड़ा करना है. एड्रेस चेंज करना है, सपोज कीजिए एड्रेस में भी फॉर्मल चेंजेस, नंबरिंग ऑफ उसमें चेंज करना हो, एडिशन ऑफ सम काइंड ऑफ फॉर्मल पार्टी करना हो. गवर्नमेंट को पार्टी नहीं बनाया गया था, अब गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है ना. दिस काइंड ऑफ टेक्निकल चेंजेस अगर होने हैं उसमें, देन नॉन इशू ऑफ नोटिस इज नॉट मटेरियल. इन दैट केस नोटिस देना कोई पार्टी को जरूरी नहीं है, मटेरियल नहीं पड़ेगा. देखिए वही बात है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अदर पार्टी मस्ट बी हर्ड, है ना. वो कहाँ पर जरूरी है? जहाँ पर उसके हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो. वहाँ नहीं दोगे तो इनवैलिड हो जाएगा. जरूरत नहीं है तो मत दीजिए, तभी फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.